नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं हम और लाहौल स्पीति की सीरीज में ये तीसरा लेक्चर है हमारा, जिसमें हम आज लाहौल स्पीति का इतिहास पढ़ लेंगे और इसके साथ ही लाहौल स्पीति हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं लाहौल स्पीति का इतिहास। ठीक है। लाहौल स्पीति कभी कनिष्क के नियंत्रण में हुआ करता था। कनिष्क इम्पोर्टेंट रूलर रहे हिंदुस्तान के। ठीक है, मध्य क्षेत्र में इन्होंने रूल किया। ठीक है। यह माना जाता है कि कुषाणों के अधीन उत्तर भारत, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान एक ही राज्य के रूप में संगठित थे। ठीक है। तो ये लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है कि जो कुषाण हुआ करते थे, कुषाणों ने पूरे मध्य एशिया में रूल किया था। हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुषाणों कुषाणों ने लाहौल स्पीति पर रूल किया। इससे संबंधित जो सिक्के और अभिलेख हमें कांगड़ा के कनिहार से प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है। कुषाण राजा कनिष्क के संबंधित एक स्तूप, जिसे कणिक चौटैन या कनिष्क का स्तूप कहा जाता है, जांस्कर में पाया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि जो लाहौल स्पीति में एक इंपॉर्टेंट जांस्कर क्षेत्र में जो स्तूप मिला है, वो जानकारी देता है कि लाहौल स्पीति पर कभी कनिष्क का शासन काल हुआ करता था। तो दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गए। सबसे पहले, कनिष्क के संबंधित सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? कांगड़ा से। और कनिष्क का जो इंपॉर्टेंट स्तूप है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? जांस्कर से। किस चीज की जानकारी देता है? कनिष्क के शासन की जानकारी देता है। ठीक है। और इससे ये हमें प्राप्त होता है कि जो कनिष्क जो जो लद्दाख था वो कनिष्क का ही इंपॉर्टेंट एरिया रहा होगा। ठीक है। और ऐसी स्थिति में लाहौल के आसपास क्षेत्र कुषाणों के अधीन थे, तथा निस्संदेह कहा जा सकता है कि लाहौल भी कुषाण साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये लाइन तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हमको यहाँ से कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई है जो कुषाणों के संबंधित हमको जानकारी देते हैं। गुप्तकाल और कनौज के शासन में लाहौल की स्थिति संभवतः एक बाहरी क्षेत्र आउटलैंड की रही होगी। ठीक है, ये एक मान्यता है। ठीक है, एक हमारी सोची समझी बात है कि हमें लगता है कि गुप्तकाल और कनौज का जो शासन था वो मध्य भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था। और जो लाहौल का क्षेत्र है वो उसको आउटर एरिया कहा जाता होगा, बाहरी राज्य माना जाता होगा। नेक्स्ट आता है वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, हर्षवर्धन एरा बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन 606 से लेकर 664 तक इन्होंने थानेश्वर यानी कि हरियाणा पर इन्होंने रूल किया था। ठीक है, इनका भी इंपॉर्टेंट रूल रहा है लाहौल स्पीति में। तो गुप्तों में सबसे शक्तिशाली समुद्रगुप्त का साम्राज्य केवल ब्यास घाटी तक था। ठीक है, लेकिन थानेश्वर के हर्षवर्धन 606 से 664 के शासनकाल में लाहौल फिर भी बड़े साम्राज्यों से जुड़ गया था, यानी कि लाहौल स्पीति हर्षवर्धन का भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। कुल्लू इतिहास में वर्णित है कि चंबा, जिसकी राजधानी ब्रह्मपुर या भरमौर थी, 600 ईस्वी में लाहौल पर विजय प्राप्त करी और शीघ्र ही कुछ भाग कुल्लू के हाथों भी खो दिया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं आप कि किस वर्ष या किस समय जो चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त करी थी, तो 600 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगली लाइन, ब्रह्मपुर और कुल्लू की रियासतें हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल थी, इसलिए लाहौल भी इसी महान साम्राज्य से जुड़ा है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं कि लाहौल के साथ साथ कुल्लू तथा, ठीक है, कुल्लू तथा जो आपके ब्रह्मपुर है यानी कि भरमौर है, वो भी हर्षवर्धन का साम्राज्य माना जाता था। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है एग्जामिनेशन में। और लाहौल का पहला ऐतिहासिक उल्लेख इसी काल से मिलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, 635 में कुल्लू आया। उसने लाहौल की भी यात्रा करी और उसने लाहौल को एक नाम दिया था, लोहवाला। ठीक है, नामक देश के रूप में उल्लेखित किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है। और जो स्पीति की बात होती है तो स्पीति पर
ठीक है, स्पीति पर सेन राजाओं का शासन हुआ करता था। यानी कि जो स्पीति के इंपॉर्टेंट रूलर थे वो अपने नाम के पीछे सेन टाइटल का प्रयोग करते थे, जिसमें इंपॉर्टेंट पहला रूलर समुद्र सेन मिलता है। ठीक है, स्पीति का पहला सेन राजा कौन था? समुद्र सेन। दूसरा प्रश्न, राजेंद्र सेन के समय कुछ समय के लिए कुल्लू स्पीति के अधीन बन गया था। कौन सा राजा था लाहौल स्पीति का जिसने कुल्लू को भी अपने अधीन बनाया था? तो वो राजेंद्र सेन के शासनकाल में हुआ था। चैतसेन के शासनकाल में स्पीति का भाग्य गिरा और 7वीं शताब्दी में यह लद्दाख में मिल गया। अगला प्रश्न यहीं से बन सकता है एग्जामिनेशन में कि किस सेन शासक के कारण जो लाहौल स्पीति स्पीति मुख्य था वो किसका लद्दाख का पार्ट बन गया था? तो वो चेतसेन का नाम आता है। स्पीति के शासक प्रारंभ से ही नोनो कहलाते थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ के शासकों को नोनो कहा जाता था। और लद्दाख में सशक्त शासन में स्पीति उसका अभिन्न हिस्सा रहा और कमजोर शासन में यह स्वायत्त राज्य बना रहा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पीति को इनिशियली जो भी रूलर हुआ करते थे नोनो कहलाते थे। लद्दाख का भी पार्ट रहा और कुछ शासकों ने स्पीति को अलग करके भी या इंडिपेंडेंट करके भी रूल किया था। लाहौल कश्मीर का हिस्सा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8वीं शताब्दी में चंबा के राजा अजय बर्मन, जिन्होंने 730 से 775 तक रूल किया था, कश्मीर के अधीन हो गया। इस प्रकार लाहौल पर भी कश्मीर के प्रभाव में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अजय वर्मन के समय, ठीक है, लद्दाख ने, ठीक है, सॉरी, कश्मीर ने इंपॉर्टेंट चंबा जीत लिया था और चंबा के साथ साथ जो ऊपर का जो एरिया है लाहौल पार्ट आता है उसमें कश्मीर का भी प्रभाव देखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ललित आदित्य काल कश्मीर, कन्नौज शैली की लकड़ी की नकाशी मयालाग लाहौल से मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित आदित्य कश्मीर के एक शासक हुए। ठीक है, उनके कार्यकाल में लकड़ी की शैली से आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको कश्मीर कला या कन्नौज शैली भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ललित आदित्य के समय जो लाहौल स्पीति का मेलांग है वहां पर देखने को मिलती है नकाशी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्राभागा घाटी में आगे मृकुला। ठीक है, ये मृकुला है, पहले मरकुला नाम हुआ करता था, अब ये मृकुला है। ठीक है, तो यहाँ पे मृकुला लिख सकते हैं। उदयपुर और त्रिलोकनाथ में कश्मीर कला के अवशेष देखने को मिलते हैं। लकड़ी के मंदिर भी देखने को मिलते हैं जिन पर कश्मीर कला का इंपॉर्टेंट रोल है। हम ये कह सकते हैं कश्मीर प्रभाव 11वीं शताब्दी तक रहा और इसका प्रमाण मृकुला उदयपुर के उत्कृष्ट कश्मीरी शैली में देखे जो मंदिर हमने देखा है, मृकुला देवी टेम्पल, जो कि लकड़ी का बना हुआ मंदिर है, काष्ठ का बना हुआ मंदिर है, उसमें कश्मीर शैली का प्रभाव देखा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाहौल स्पीति के कौन से मंदिर पर कश्मीर शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है? तो मृकुला मंदिर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट किसके कार्यकाल में कश्मीर कला लाहौल स्पीति में प्रसिद्ध हुई? तो कश्मीर के राजा ललित आदित्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लाहौल लद्दाख का हिस्सा। लद्दाख का शासन लाहौल पर संभवतः लाचेन उत्पल, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लद्दाख के शासक हुए, 1080 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, और लद्दाख का शासन देखा जाता है। राजा उत्पल ने लाहौल, इसी की बात हो रही है, राजा उत्पल ने लाहौर पर अधिकार किया और मृकुला देवी मंदिर, ठीक है, को मारुचि बज्रुहाई मंदिर में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनिशियली जो मृकुला देवी मंदिर था हिंदुइज्म का प्रसिद्ध मंदिर था, लेकिन जब इसमें लाचन उत्पल ने अधिकार किया तो उस मंदिर को मारिची बज्रोहाई मंदिर के रूप में, यानी कि बौद्धिज्म का मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसके ऊपर स्टार लगा देना। राजा उत्पल ने गुग्गे के अधीन एक छोटे सामंत थे राजा बनने से पहले। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, गुग्गे के अधीन क्या हुआ करते थे? एक ये सामंत हुआ करते थे। उसने कुल्लू को पराजित किया
और गुग्गे का लद्दाख पर प्रभुत्व समाप्त कर दिया। तो गुग्गा इंपॉर्टेंट उस समय के कुछ रूलर हुए जिन पर जिनका लद्दाख पर कब्जा हुआ, ठीक है। तो उसी समय उन्होंने, ठीक है, किसको डिफीट करके लाहौल या लद्दाख को अपने क्षेत्र में कर लिया था। इसके बाद कुल्लू और चंबा लद्दाख के अधीन हो गए, ठीक है। लाचन उत्पल के कार्यकाल में ही चंबा और लद्दाख किसके अधीन हो गए थे, ठीक है। सॉरी, आपके लद्दाख के अधीन हो गए थे, ठीक है। स्थानीय मुख्य सीधे लद्दाख के राजा के अधीन उत्तरदायी हो गए थे, ठीक है। वास्तविक शासक जो ठाकुर और राणा थे, अधीनता का प्रतीक, ठीक है, प्रतीक वार्षिक कर ट्रिब्यूट था, ठीक है। यानी कि लाचन उत्पल के कार्यकाल में लद्दाख क्या, कुल्लू क्या, चंबा क्षेत्र क्या, लाहौल क्षेत्र क्या, ये सारे एरिया पर, ठीक है, लाचन उत्पल का ही इंपॉर्टेंट रूल हो गया था। और जो भी छोटे छोटे शासक हुआ करते थे वो टैक्स के रूप में राजा को टैक्स देते थे, जिसको प्रतिवार्षिक कर कह सकते हैं। लाहौल एज अ पार्ट ऑफ कुल्लू, ठीक है। लाहौल पर लद्दाख के कब्जे के बाद कुल्लू का पहला प्रमाण बहादुर सिंह 1532 से 1559 के शासनकाल के कार्यकाल में मिलता है। राजा बहादुर सिंह कुल्लू के वही प्रसिद्ध राजा है जिन्होंने हिडिंबा मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और उनके शासनकाल में ही सबसे पहले प्रमाण देखे गए कि कुल्लू का भी लाहौल क्षेत्र पर कब्जा था, ठीक है। क्रॉनिकल ऑफ टिनन टिनन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मैगजीन है। क्रॉनिकल ऑफ टिनन बहादुर सिंह या बिदुर सिंह जिसको हम राजा मान रहे हैं की सत्ता को स्वीकार करता है और उसकी राजधानी, ठीक है, मागरसा नगर कुल्लू भी थी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ये क्रॉनिकल ऑफ टिनन है ये बहादुर सिंह की लाहौल पर सत्ता को स्वीकार करती हैं कि इस कुल्लू का शासन लाहौल स्पीति पर था और उसकी राजधानी, ठीक है, मगरसा या नगर जो कि क्षेत्र कुल्लू में वो भी उसकी कैपिटल हुआ करती थी। उसके शासनकाल में लाहौल का बड़ा हिस्सा कुल्लू में मिल गया, ठीक है। और बहादुर सिंह पहले लाहौल लद्दाख के राजा के अधीन थे और गुग्गे ने कभी लाहौल क्षेत्र पर भी अधिकार नहीं किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, यानी कि राजा बहादुर सिंह की बात हो रही है। राजा बहादुर सिंह के कार्यकाल में लद्दाख का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुल्लू के अधीन आ गया था और लाहौल का क्षेत्र भी कुल्लू के अधीन हो गया था, ठीक है। जब गुग्गे को सेंगे नामग्याल 1590 से 1635 ने जीता, लद्दाख, स्पीति और जास्कर उसके छोटे पुत्र को दे दिए गए, पर लाहौल का उल्लेख नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए नहीं है, आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कुल्लू ने चंबा की मदद से लद्दाख को लाहौल के क्षेत्र जोड़ने के लिए विवश किया, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखना चाहते हो तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। 1559 में बहादुर सिंह के शासन के अंत में कुल्लू और चंबा की राज परिवारों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो ये लाइन जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब बहादुर सिंह का शासनकाल समाप्त हो गया तो कुल्लू और चंबा के राज परिवारों में वैवाहिक संबंध हो गए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है। और यह विलेख बहादुर सिंह द्वारा रामपति चंबा के राजगुरु को दिया गया था, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। डीड यानी के एक अभिलेख बहादुर सिंह द्वारा रामपति जो कि चंबा के राजगुरु थे उनको दिया गया था, ठीक है। कुल्लू कुल्लू राजा की 3 पुत्रियां प्रताप सिंह बर्मन, गणेश बर्मन के पुत्र से विवाह कर दी गई थी। तो ये जो बहादुर सिंह के बाद की बात है, ठीक है। तो कुल्लू के राजा की 3 पुत्रियां हुई, जो चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन के साथ उनका विवाह हुआ और गणेश बर्मन के पुत्र के साथ भी विवाह कर दिया गया, ठीक है। मरकुल उदयपुर में मृकुला देवी की प्रतिमा चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन के शासनकाल में ठाकुर हिमपात द्वारा, ठीक है, ठाकुर हिमपात द्वारा, ठीक है, स्थापित की गई थी, जो संभवतः त्रिलोकीनाथ के राणा के पूर्वज थे। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी नोट कर लेना कि जो मृकुला देवी जो मंदिर है वहां पर मृकुला देवी की जो प्रतिमा है वो चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन के शासनकाल में स्थापित की गई थी और उसको स्थापित करने वाले एक
इंपॉर्टेंट ठाकुर हिमपत के, ठीक है, हिमपत नाम था उसका, उसके द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है। हरमन गटेज के अनुसार, ठीक है, हरमन गोटेज है इनका नाम, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट राइटर है, मनाली मंदिर के शिल्पकार जिसने 1553 में कुल्लू के बहादुर सिंह के लिए हिडिंबा मंदिर का निर्माण किया था, वही अतिरिक्त स्तंभों और द्वारपाल प्रतिमाओं का शिल्पकार भी था। तो एक इंपॉर्टेंट बात है ये कि मनाली के जो जो हिडिंबा मंदिर टेम्पल है, उसी के शिल्पकार ने मृकुला देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात है वही अतिरिक्त स्तंभ और द्वारपाल प्रतिमाओं का भी शिल्पकार था। ठीक है, यानी कि वही आदमी जिसने हिडिंबा मंदिर बनाया, उसी ने ही द्वारपाल यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट प्रतिमा है वही बनाई, और कुल्लू का लाहौल स्पीति का मृकुला देवी मंदिर भी उसी के द्वारा कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था। ये दोनों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। परंपरा यह भी कहती है कि कुल्लू शासक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कलाकार दोबारा ऐसा उत्कृष्ट ना करे, उसका दाहिना हाथ काट दिया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो कुल्लू के शासक हुए बहादुर सिंह, उन्होंने कलाकार के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दूसरी बार, ठीक है, इस तरह के कोई, ठीक है, कारीगरी नहीं कर सके। ठीक है, ऐसा माना जाता। लेकिन उस प्रतिभाशाली कलाकार ने अपने बाएं हाथ से प्रशिक्षण लेकर मृकुल में डुंगरी से भी बेहतर गति बना दी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वही ऐसा, ये कई बार प्रश्न आ गया है कि जिसने कुल्लू का डुंगरी का जो टेम्पल है, हिडिंबा देवी टेम्पल बनाया, उसी ने ही मृकुला देवी का मंदिर भी बनाया। ठीक है, तो वो कौन ऐसा, ठीक है, उसका नाम तो नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि जिसने डुंगरी मंदिर बनाया, उसने लाहौल स्पीति के किस मंदिर का निर्माण किया था। तो वो, ठीक है, उसने प्रशिक्षण जारी रखा और अपने बाएं हाथ से ही मृकुला देवी मंदिर में उससे भी बेहतर पिक्चर्स बना दी। ठीक है, ये बात मानी जाती है। बहादुर सिंह के शासनकाल के लेकर कुल्लू और लाहौल दोनों पर सिखों का अधिकार होने तक लाहौल पर कुल्लू का शासन नियंत्रण रहा। ठीक है, जब तक सिखों का आक्रमण नहीं हुआ, लाहौल क्षेत्र पर तब तक कुल्लू के अधीन ही रहा। लाहौल के विभिन्न भागों से प्राप्त, ठीक है, शिलालेख, आदेश और अन्य दस्तावेज में अगले 3 राजाओं के नाम लगातार मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से राजा हुए, इंपॉर्टेंट किंग्स कौन से हुए, तो सबसे पहला लिख लीजिए जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह पृथ्वी सिंह के उत्तराधिकारी कल्याण सिंह का शासनकाल बहुत कम समय का था, इसलिए उनका प्रभावी नियंत्रण नहीं था। लेकिन जगत सिंह 1637 से 1672 के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट जगत सिंह के कार्यकाल, जगत सिंह इंपॉर्टेंट राजा है कुल्लू का, जिसको औरंगजेब कुल्लू का राजा भी कहा करता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ मिलती हैं। जो पृथ्वी सिंह का उत्तराधिकारी कल्याण सिंह, उसके शासनकाल के बारे में बहुत कम चीजें मिलती है, लेकिन जगत सिंह जो इंपॉर्टेंट रूलर रहा, ठीक है, कुल्लू का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जगत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया और चंबा से कुछ अतिरिक्त शिप प्राप्त किए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। ठीक है, और 1683 में ममनियाल जगह पड़ती है। 1675 से 1705 के समय लद्दाख पर कालमार्क्स मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक है जी, तो जगत सिंह के ही कार्यकाल में मंगोलों का आक्रमण भी देखा जाता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मंगोलवासी कालमार्क्स का, ठीक है, लद्दाख पर आक्रमण देखने को मिलता है। चलिए मंगोल आक्रमण की बात कर लेते हैं। युद्ध वास्तव में 1681 में प्रारंभ हुआ और 3 वर्ष तक चला। इसका कारण तिब्बत में 2 धार्मिक समुदाय, दुगपा लाल टोपी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और गेलुगप्पा पीली टोपी के बीच संघर्ष था। जब मंगोल का इन्वेजन हो रहा था, तो उस समय युद्ध 1681 में ही शुरू हो गया था तिब्बत में 2 धार्मिक समुदायों के बीच में। और लद्दाख ने दुगपा समुदाय का पक्ष लिया क्योंकि उसके लामा उसी संप्रदाय से थे। ठीक है, तो लद्दाख ने दुगपा का साथ दिया है। और जो गेलुगपा समुदाय थे ने मंगोलों को सहायता के लिए बुलाया। ठीक है, गेलुगपा समुदाय ने मंगोलों को सहायता के लिए बुलाया, और गालदान शे दबांग नाम आता है, गालदान दबांग नामक लामा के नेतृत्व में लद्दाख पर आक्रमण कर दिया गया।
इस आक्रमण को लाहौल में सोंगपो के नाम से याद किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। मंगोलों का आक्रमण, ठीक है जी, लद्दाख पर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सोंगपो के नाम से प्रसिद्ध है। मंगोल सेना वहां 2 वर्ष तक रही। उसने केलोंग के किले पर आक्रमण किया और फिर तिनान के पास हिम्मत से नष्ट हो गई, ठीक है। मंगोल सेना 2 वर्ष रही और केलोंग का जो किला है उसको अपने कब्जा किया, और तिनान क्षेत्र जो है वहां पर ग्लेशियर गिरने के कारण सेना नष्ट हो गई थी, दब गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है। जगत सिंह के बाद अगला शासक होता है बिधि सिंह। लद्दाखियों को अपनी सहायता के लिए मुगलों को बुलाना पड़ा, ठीक है। कश्मीर से फिदाई खान के नेतृत्व में मुगल सेना आई। उन्होंने कार्ल मार्क्स को भगा दिया, कार्ल मार्क्स यानी कि मंगोल, और बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा माल लूट कर लेकर चले गए। किसकी बात हो रही है? कश्मीर से फिदाई खान की बात हो रही है, ठीक है। और कुल्लू के उस समय राजा कौन थे? बिधि सिंह, जिन्होंने मुगलों की सहायता की थी, ठीक है। को ऊपरी लाहौल के दास्य नामक क्षेत्र के लिए विलय का इनाम मिला। ठीक है। तो बिधि सिंह को मुगलों ने जो दास्य क्षेत्र है उसको इनाम में प्राप्त किया, ठीक है, मुगलों को अपनी सहायता देने के कार्य। अगला शासक मिलता है मानसिंह। कुल्लू का इंपॉर्टेंट राजा, 1688 से 1799 तक इसने रूल किया। कुल्लू के राजा मानसिंह 1688 से 1779 को लद्दाख के साथ लगभग 1700 में थिरोट की सीमाएं पर निश्चित की गई। उन्होंने लद्दाख के राजाओं के साथ भी समझौते किए, जिससे सामान्यतः व्यापार और संधि कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह भी बन गई कि कुल्लू का राजा कौन था जिसने लद्दाख के साथ व्यापारी समझौते किए थे, ठीक है, संधियां करी थी। तो वो तीसरा राजा हुआ मानसिंह, ठीक है। 1681 से 83 तक लद्दाखी तिब्बती मुगल युद्ध के बाद स्पीति व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र था, लेकिन नाम मात्र के लिए लद्दाख के अधीन रहा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब जो मंगोलों के आक्रमण हुए, युद्ध हुए, मंगोल वासी हार गए, कार्ल मार्क्स चला गया, ठीक है। उसमें कश्मीर का भी इंपॉर्टेंट रोल था, मुगलों का भी इंपॉर्टेंट रोल था। उस समय स्पीति स्वतंत्र हो गया था, लेकिन नाम मात्र के लिए ये लद्दाख के अधीन था। कुल्लू के राजा मानसिंह, ठीक है, ने स्पीति पर आक्रमण किया और कर वसूला और उस पर ढीला ढाला अधिकार भी स्थापित कर दिया। तो एक लाइन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मुगलों के बाद या मंगोलों के आक्रमण के बाद कुल्लू के किस राजा ने स्पीति पर आक्रमण करके उसे प्राप्त किया था और वहां से टैक्स भी वसूला था? तो वो राजा थे मानसिंह। 3 ही राजा मिलते हैं, जगत सिंह, दूसरा मिलता है बिधि सिंह, तीसरा मिलता है मानसिंह, ठीक है। मानसिंह ने स्पीति को अपने अधीन कर लिया था। मानसिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट लाहौल स्पीति में गोंदला किला बनवाया, जिसमें संभवतः रानी की कोठी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गोंदला ठाकुर की बेटी से विवाह किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि गोंदला किला का निर्माण किसने करवाया था? तो कुल्लू के राजा मानसिंह ने, ठीक है। किस और नाम से जाना जाता है? रानी की कोठी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लगभग 1695 में चंबा के राजा उदय सिंह ने मृकुल, ये मृकुल पहले इसका नाम मारगुल ही हुआ करता था, ठीक है, का नाम बदलकर उदयपुर रखा और लाहौल क्षेत्र को का जिला केंद्र बना दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मृकुल का नाम किस राजा ने उदयपुर रखा था? तो चंबा के राजा उदय सिंह थे, ठीक है। कब? 1695 में। डेट जरूर याद रखें। अंग्रेजी और हिंदी में दोनों, जो लोग अंग्रेजी वाले हैं वो ऊपर वाली लाइन नोट कर सकते हैं और हिंदी वाले, ठीक है, डाउन वाली लाइन नोट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्राइब तो हम कर ही रहे प्रॉपर तरीके से। अगला शासक मिलता है राजा टेडी सिंह, ठीक है। राजा टेडी सिंह के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। राजा टेडी सिंह 1742 से 1767 तक, ठीक है, कुल्लू का राजा था के समय जब कुल्लू का कोई सुनार राजा को संतुष्ट करने के लायक नहीं, रघुनाथ जी के लिए स्वर्ण छत्र नहीं बना पाया, तब राजा के आदेश पर लाहौल के शाशा गांव से फुत्सोंग नामक सुनार को बुलाया गया था। तो महत्वपूर्ण लाइन है ये भी।
इतिहास पर ऐसे बहुत डिटेल प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लाहौल स्पीति के चाहे किसी भी, ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, एक बार अगर आप देखोगे, 2-3 बार चीजें समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजा टेडी सिंह जब रघुनाथ जी यानी कि भगवान राम के लिए, ठीक है, जो कि देवता है लाहौल स्पीति के, उनके लिए गोल्डन का छत्र बना रहे थे, तो कोई भी सुनार नहीं, कोई भी गोल्ड स्मिथ नहीं प्राप्त हुआ था। तो लाहौल के शाशा गांव से फुत्सोंग नामक का एक सुनार को बुलाया गया था, ठीक है। उस कुशल सुनार ने अपने कामकाज से राजा को प्रसन्न कर दिया। राजा ने उसे जमीन जायदाद देने की पेशकश की, परंतु उसने विनम्र विनम्र सुनार ने अपने साधारण पेशे में ही संतोष प्रकट किया और राजा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती है कि राजा ने, ठीक है, उस सुनार ने राजा से कुछ भी नहीं प्राप्त किया। अगला इंपॉर्टेंट शासक राजा प्रीतम सिंह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राजा प्रीतम सिंह 1767 से 1806 तक कुल्लू का राजा रहा और लाहौल की सेना ने बजौरा में मंडी के साथ, ठीक है, मंडी के साथ हुए युद्ध में भाग लिया था। वे गोपा गेपांगला के झंडे तले, ठीक है, लड़े और मंडी इस युद्ध में पराजित हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, राजा प्रीतम सिंह के समय एक युद्ध हुआ था, ठीक है। लाहौल की सेना ने बजौरा में मंडी के साथ एक युद्ध किया था, बजौरा का युद्ध बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इस युद्ध में मंडी की हार हुई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, कुल्लू के बजौरा में ये युद्ध हुआ था। विक्रम सिंह 1806 से 1816 के नाम आज भी गेमूर मठ में पाई जाने वाली एक पत्थर की शिला पर अंकित मिलता है, ठीक है। अगले शासक विक्रम सिंह हुए, इनका नाम गेमूर मठ में एक पत्थर पर मिलता है आज भी, ठीक है। और खंगसर के जो धर्म सिंह का नाम भी मिलता है, जिनसे मूरक्राफ्ट ने, ठीक है, 1820 में मुलाकात करी थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, धर्म सिंह जो कि खंगसर के रहने वाले हैं, उनका नाम भी इस पत्थर की शिला पर मिलता है गेमूर में, जिनसे 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने भी मुलाकात करी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जब मूरक्राफ्ट और ट्रेबेक, ठीक है, बहुत 1820 में लाहौल से गुजरे, तब उन्होंने पाया कि वहां के 4 गांव अभी भी लद्दाख के राज्यों को कर अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बनेगा कि विलियम मूरक्राफ्ट ने कब लाहौल की यात्रा करी, ठीक है। ट्रेबेक ने कब लाहौल स्पीति की यात्रा करी, तो डेट आपको क्लियर हो चुकी है 1820 में, ठीक है। तो उनको क्या लगा, उनको लगा कि जो लाहौल के गांव हैं वो अभी भी लद्दाख को ही टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, 1820 तक। यह व्यवस्था 1862 तक जारी रही, जब तक ब्रिटिश ने इसे समाप्त नहीं कर दिया, ठीक है। 1862 फाइनली ये जो टैक्स था ये समाप्त कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये गांव कौन कौन से थे जो टैक्स दे रहे थे? एक नाम था बराकलानिक, मुलिंग, शिफ्टिंग और गस या गुशाई गांव, ठीक है, लाहौल स्पीति के जो लद्दाख के अधीन थे, जिसको बाद में 1862 में टैक्स बंद कर दिया था। खंगसर के जो शाह लद्दाख के राजाओं की ओर से इस जागीर का प्रबंधन कर रहे थे, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं खंगसर के एक जो इंपॉर्टेंट शासक हुए, ठीक है, वो लद्दाख का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है, इस क्षेत्र में। क्योंकि उनके पास मुलिंग गांव में भूमि की और संपत्ति थी जो लद्दाख के राजाओं द्वारा पारिश्रमिक स्वरूप दी गई थी। उन दिनों तांदी लाहौल की राजधानी हुआ करता था, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। जब मॉडर्न काल में जब लद्दाख के अधीन हुआ, ठीक है, लद्दाख कुछ गांव टैक्स देते, तो तांदी इंपॉर्टेंट कैपिटल हुआ करती थी। कुल्लू के राजा प्रशासकों और प्रतिनिधियों का कार्यालय एवं न्यास स्थान हुआ करता था, ठीक है, तांडी। इस समय मंचाड़ के फुरा में बलिराम न्यायाधीश थे, जिनका कार्यालय तांडी में था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। उनके दंड देने के एक अनोखा तरीका था, वो अपराधियों पर जुर्मान नहीं लगाते थे, बल्कि उन्हें पेड़ से बांधकर कोड़े मारते थे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है, बलिराम न्यायाधीश हुए, ठीक है, जिनका ऑफिस तांडी में हुआ करता था, ठीक है। और वो क्या करते थे, अपराधियों को कोड़े मारने का काम करते थे। लगभग 1910 तक लोग इस पेड़ को दिखाते थे, ठीक है, कि इस पेड़ पर लोगों को बांधा जाता था, ऐसा माना जाता है। बाद में ब्रिटिश काल में राजधानी तांडी से केलोंग स्थानांतरित कर दी गई 1862 में, ठीक है। जो कैपिटल थी वो तांडी से शिफ्ट हो गई थी केलोंग।
कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिख रूल से भी पढ़ लेते हैं। 1840 में मंडी राज्य पूरी तरह से अधीन करने के बाद सिख सेना के एक दल ने कुल्लू पर आक्रमण किया, जिसे बिना विरोध के जीत लिया गया और कुल्लू के राजा जीत सिंह को गद्दी से उतारकर कैद कर दिया। ठीक है, तो 1840 में लाहौल स्पीति और कुल्लू सिखों के अधीन हो गए। एक सीधा स्टेटमेंट पर प्रश्न बना। उसके बाद लाहौल पर भी कुल्लू के सीधे सीधे सिखों का नियंत्रण आ गया। जब कनिंगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कनिंगम ने 1839 में लाहौल स्पीति की यात्रा करी, तो उसने इससे पहले से ही सिखों के अधीन पाया कि ये तो पहले से ही सिखों के अधीन है। ठीक है, कनिंगम को ये लग रहा है। सिख सरकार द्वारा मकान कर वसूला जा रहा था। इसी समय लद्दाख के गवर्नर जोरावर सिंह द्वारा टोल की दरें भी तय की जा रही थी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो मकान में रह रहे थे उस समय सिख टैक्स वसूल रहे थे उन लोगों से, और जो गवर्नर जोरावर सिंह है सिखिज्म के, उन्होंने टोल की दरें भी तय कर दी थी। ठीक है, प्रत्येक लदी हुई भेड़ पर कर अदा, ठीक है, कर आधा आना से बढ़ाकर 4 आना कर दिया था। ठीक है, भेड़ों पर भी, ठीक है, क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था। ठीक है, सिखों के द्वारा, और इसे लोगों ने अत्यधिक दमनकारी माना, और इसके कारण पिछले 2 वर्षों में लाहौल से बहुत कम व्यापार हुआ। ठीक है, सिखों के समय ट्रेड घट गया। हमें यह भी समझना चाहिए कि जोरावर सिंह ने लाहौल पर कब्जा क्यों नहीं किया, जबकि वह लाहौल और लद्दाख के बीच व्यापार नियंत्रण कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो इसका एकमात्र कारण यह था कि जोरावर ने 1834 से 35 में लद्दाख, जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया। तब उसने पाया कि लाहौल पहले से ही सिखों के अधीन है, इसलिए वो लाहौल स्पीति नहीं आया था। ठीक है, बड़े एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, सिख और अंग्रेज। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1846 को हुआ। अमृतसर में ब्रिटिश सरकार और महाराजा गुलाब सिंह के बीच एक युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद संधि हुई, जिसके अनुसार सिंधु के पूर्व और रावी के पश्चिम का जो सहारा पहाड़ी क्षेत्र था, जिसमें चंबा भी शामिल था, महाराजा दलीप सिंह को सौंप दिया गया, सिखों को सौंप दिया गया। ठीक है, 1846 अमृतसर की संधि के बाद। ठीक है, रणजीत सिंह पहले ही मर चुके हैं 39 में। लेकिन लाहौल, जो लाहौर राज्य द्वारा छोड़ा गया था, ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रख दिया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के पास लाहौल अपने पास रहा। लाहौल और चंबा की सीमा दाईं ओर चुकसेम, ठीक है, ये इसका नाम पड़ता है सोखांग, कह सकते हैं कि नालियों, और बाईं ओर चंद्रभागा के किनारे नालदा द्वारा निर्धारित किया गया। ठीक है, तो सिखों और अंग्रेजों के बीच चंबा की, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट नाली, ठीक है, चुकसेम की नालियां, और कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर लाहौल स्पीति की चंद्रभागा, ठीक है, एक सीमा के रूप में निर्धारित की गई थी। इस हिस्से को ब्रिटिश लाहौल कहा जाता था, जबकि दूसरा हिस्सा यानी थिरोट के नीचे का क्षेत्र जो चंबा के राजाओं के अधीन था, लाहौल को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाने के बाद उनके पास रहा और चंबा लाहौल कहलाता था। यानी कि जो पार्ट अंग्रेजों के पास था उसको ब्रिटिश लाहौल कहना शुरू कर दिया, और जो लाहौल चंबा के पास हुआ उसको चंबा का लाहौल कहना शुरू कर दिया। दोनों का एकीकरण 1975 में हुआ। ठीक है, आजादी के काफी लंबे समय के बाद इनका एकीकरण हुआ। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के लिए लाहौल महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां सीधे मध्य एशिया, विशेषकर तिब्बत तक एक प्रमुख व्यापार मार्ग गुजरता था, जिसके साथ वे मजबूत व्यापारी संबंध रखना चाहते थे। तो अंग्रेजों के लिए लाहौल स्पीति क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये तिब्बत से जोड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इस दृष्टि से लाहौल के लोगों को रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सहायक माना जाता था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, असिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, उनको महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि वो लाहौल स्पीति के लिए रास्ता दे रहे हैं। 1846 में लाहौल और कुल्लू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के तुरंत बाद लाहौल को कुल्लू उपमंडल का, ठीक है, कुल्लू उपमंडल का हिस्सा बना दिया गया, जो सहायक संयुक्त के अधीन पर आ गया।
ठीक है जी। सहायक आयुक्त कांगड़ा जिले के उपायुक्त के अधीन कार्य करता था, जिसका मुख्यालय धर्मशाला हुआ करता था। सिंपल सी बात इतनी है, 1846 में लाहौल कुल्लू सारे किसके क्षेत्र में कंप्लीटली अंग्रेजों के पास आ गए, ठीक है। और लाहौल कुल्लू के अधीन रहा और कुल्लू उस समय कांगड़ा के अधीन रहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। लाहौल क्षेत्र को जैसे कुल्लू शासक में था 13, ठीक है, बाद में 14 कोठियों में बांट दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट, कोठियों में बांट दिया गया, यानी कि रीजन में बांट दिया गया। लाहौल का सर्वोच्च पद नेगी का था, ठीक है। उस समय नोनो के बाद नेगी का हो गया, जो राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार था। इसे वजीर भी कहा जाता था, क्योंकि लाहौल कुल्लू में एक वजीरी क्षेत्र में शामिल था। इंपॉर्टेंट नेगी कहा जाता था, ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट हुआ राजस्व टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है। नेगी का मुख्यालय केलांग में था। उसे दीवानी और फौजदारी दोनों शक्तियां प्राप्त होती थी, ठीक है। एक जज के रूप में भी ये काम करना शुरू कर लिया था नेगी ऑफ लाहौल स्पीति। वह मानद मजिस्ट्रेट था। उसका अधिकार क्षेत्र पूरे लाहौल तक फैला हुआ था और उसके पास सेकंड श्रेणी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी थी, ठीक है। नेगी बेगार यानी जबरन मजदूरी के प्रबंध करने, यात्रियों विशेषकर यूरोपीय आधिकारिक अनुमति प्राप्त लोगों के लिए सामग्री उपलब्ध कराना और सामान ढोने का जिम्मेवार भी था। इंपॉर्टेंट, यानी कि नेगी के पास ही सारी चीजें लाहौल स्पीति में दे दी गई हैं, जिसमें बेगार प्रथा पर प्रबंधन लगाना है, ठीक है। जो लोग नौकरी करना आ रहे हैं, ठीक है, यूरोपीय लोग, उनको अनुमति देनी है या नहीं देनी, ठीक है। कर बढ़ाने, सामान ढोने, सब चीज के लिए नियंत्रण नेगी को दे दिया गया था, ठीक है। और बलीराम वाज द फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जरूर नोट करना कि बलीराम नेगी, ठीक है, बलीराम लाहौल का पहला नेगी था जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। वह मंचाट के फुरवा गांव का निवासी था और सिख शासन के समय न्यायाधीश था, ठीक है। खंगसर के ठाकुर, ठीक है, खंगसर के ठाकुर ताराचंद को बलिराम के बाद अगला नेगी नियुक्त किया गया था, क्योंकि बलिराम ने पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। बाद में बलिराम ने नेगी बनने से इनकार कर दिया, तो फिर अगला ठाकुर ताराचंद लाहौल स्पीति की अगले नेगी बने। इसके बाद ये पद वंशानुगत रहा जब तक 1941 में नायब तहसीलदार नियुक्त नहीं कर दिया गया, यानी कि 1941 तक यही पद रहा। उसके बेटे, बेटे के बेटे क्या बनते रहे, नेगी बनते रहे, और 1941 में नेगी को रिप्लेस कर दिया नायब तहसीलदार ने, ठीक है। और 1849 में मेजर रहे, कुल्लू के सहायक आयुक्त स्पीति गए और वहां का प्रभार संभाला, ठीक है। ये 1949 की बात हो रही है, इसको ठीक कर लेना। 1949 में मेजर है, कुल्लू के सहायक कमिश्नर, ठीक है, स्पीति गए और वहां का प्रभार संभाला, ठीक है। स्पीति के वंशानुगत वजीर नोनो के क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई और उसे एक जागीर प्रथा दी गई, ठीक है। 1857 के विद्रोह में स्पीति के वजीर नोनो ने अंग्रेजों की मदद करी थी, यानी कि इनिशियली नोनो वजीर का इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि जो नोनो है वो अंग्रेजों के साथ देते थे। 1914 1999 के प्रथम विश्व युद्ध में लाहौल के वजीर अमीर चंद ने केवल भर्ती में अंग्रेजों की सरकार की मदद की, बल्कि स्वयं जमादार के रूप में 46वें लेबर कोर में कमान भी संभाली थी। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1914 जो पहला विश्व युद्ध है, उस समय लाहौल का इम्पोर्टेंट नोनो कौन था, वजीर कौन था, उसका नाम अमीर चंद था। उसने सेना भी दी और खुद भी एक कमान संभाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेबर कोर में। क्लियर हो गया है। जमादार लाला राम के नाम से सुना होगा, ठीक है, आपने नाम, ठीक है। उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए वजीर अमीरचंद को 1917 में राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। राय बहादुर नाम दे दिया गया था किसको, ठीक है जी, ठीक है, वजीर अमीरचंद या नोनो अमीरचंद को। 1941 में लाहौल और स्पीति की एक उप तहसील बना गई, जिसका मुख्यालय केलांग बना दिया गया। तो ये 1941 की बात है, ठीक है। हेडक्वार्टर केलांग और उप तहसील और नायब तहसीलदार का पद यहाँ पर शुरू हो गया, ठीक है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और 1960 में पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति क्षेत्र को एक जिला बना दिया, जिसका मुख्यालय केलांग था। और 1966 में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, को सौंप दिया गया।
ठीक है। और 1966 में लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में जितनी भी चीजें थी हमने कंप्लीट करी। काफी लंबा इतिहास है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आप नोट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, बड़े एग्जामिनेशन में, छोटे एग्जामिनेशन में सिंपल प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट शुरू करने वाले हैं, ठीक है जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।